खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीमुश्शान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी बा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। रोगाटोस अपने खास आदमी थियोडोर और उसके सिपाहियों को बुलाता है और थियोडोर से पूछता है कि आखिर पापा स्क्रैगर और उनका साथी एंड्रियास कहाँ है, उनके किले में ना होने की क्या वजह है। तो थियोडोर घबराता हुआ कहता है कि मुझे लगता है कि वो जहां भी गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं। ये सुनकर रोगाटोस गुस्से में आ जाता है और एक सिपाही का गला अपनी तलवार से काट देता है। फिर बाकी सब सिपाहियों को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन थियोडोर को रोक लेता है। रोगाटोस खुद भी बेहद हैरानी के आलम में आ जाता है और कहता है कि ऐसा क्या मंसूबा बनाया था उस्मान ने कि पापा स्क्रैगर खुद उसके पास वापस चला गया। फिर रोगाटोस थियोडोर से कहता है कि जाओ और हर हाल में पता लगाओ कि आखिर पापा स्क्रैगर के उस्मान के पास वापस जाने की क्या वजह है। उस्मान बे स्याह लिबास पहने और हाथ में एक जलती हुई मशल लिए किसी गार में जा रहे होते हैं। सामने से एक आदमी उनकी ही तरह स्याह लिबास में हाथ में मशल लिए आता है और खुफिया अल्फाज में पूछता है कि यह मुसाफिर सफ़र किस जानिब है। उस्मान बे जवाब में कहते हैं कि किज़ल अलमा की तरफ। तो आदमी उन्हें पहचान जाता है और कहता है कि उस्मान बे पादरी अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती चीज़ की वजह से फरार हुआ है। तो उस्मान बे वो लकड़ी का टुकड़ा उस आदमी को दिखाता है और पूछता है कि ये इतनी कीमती क्यों है। तो आदमी जवाब देता है कि आपके हाथ में इतनी बड़ी चीज़ है कि ये एक जंग की वजह बन सकती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाने के लिए बनाई गई सलेब का टुकड़ा है ये, और वो लोग ये समझते हैं कि इस स्लेब पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खून मौजूद है। कुस्तंतुनिया में हलचल मच चुकी है और बादशाह अपने आपे से बाहर है और पर तमाम किलेदारों तक पहुंच चुकी है। सब लोग एक होकर आप पर टूट पड़ेंगे उस्मान पे, और आपको मोहतात रहना होगा क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है आप पर। फिर उस्मान बे उसे कहते हैं कि तुम मेरी देखने वाली नज़र और सुनने वाले कान हो। अगर कोई नई मालूमात हासिल हो तो बिना देर किए पहुंचा देना, और अब खेल खेलने की बारी मेरी है। बाला खातून, गोंचा खातून और मलहून खातून कुछ सिपाहियों समेत अपने घोड़ों पर सवार सोगुत में कालीन की खरीदारी करके लौट रहे होते हैं कि कातलान्स उन पर घाट लगाए बैठे होते हैं। और जैसे ही वो लोग कातलान्स के करीब पहुंचते हैं तो कातलान्स उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और तलवारें चलने लगती हैं। तमाम सिपाही और खातून बहादुरी से हमले का जवाब देते हैं, लेकिन इस बीच बाला खातून को जानबूझकर ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया जाता है और मारने की कोशिश की जाती है। मकसद पूरा ना होने पर कातलान्स वहाँ से भाग जाते हैं। मलहून खातून और गोंचा खातून बाला खातून को ज़ख्मी हालत में लिए काई कबीले पहुँचती हैं तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। बाला खातून जख्मी हालत में है। ये सुनकर उस्मान बे भागते हुए बाला खातून के पास आते हैं और उन्हें जख्मी हालत में देखकर परेशानी के आलम में उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी सैलजान खातून भी वहां पहुंच जाती हैं और जल्दी से उन्हें खैमे में ले जाने को कहती हैं। तो उस्मान बे बाला खातून को गोद में उठाकर खैमे में ले जाते हैं, जहां सैलजान खातून उनके जख्म पर मरहम लगाती हैं। गोकटुक और बोरान उस्मान बे के हुक्म के मुताबिक कातलानियों को मिटाने के लिए उनके रास्ते में घाट लगाए उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो गोकटुक कहता है कि आज जो भी हो जाए हम इन कातलानियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनकी हिम्मत भी कैसे हुई बाला खातून और बाकी सब पर हमला करने की। इतने में कातलान्स आ जाते हैं और गोकटुक और बोरान अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन कातलान्स तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए गोकटुक अपने साथियों को लेकर पीछे हट जाता है और वो लोग बिना कातलान्स को मारे कबीले लौट जाते हैं।
मलहून खातून का खास सिपाही जिसका नाम बहादुर होता है मिकाइल कोसिस के साथ मिल चुका होता है और गद्दार हो गया होता है। इसलिए पादरी की उस्मान बे के पास वापसी की खबर देने बहादुर कोसिस के किले आता है। कोसिस उसे कहता है कि जो सब तुम मुझे बता रहे हो ये सब पहले से ही पता है, लेकिन अब तुम्हें जो काम करना है वो है ग्रेगर को जान से मारने का। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो पापास ग्रेगर की ज़िंदगी ख़त्म कर दो। इसके बदले में तुम्हें सोना भी मिलेगा। बहादुर मान जाता है और कबीले वापस चला जाता है। इज़निक से कालीनों का मुआहदा ख़त्म होने पर सैलजान खातून, मलहून खातून और बाला खातून आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी मारी अपनी खादमा कॉर्नेलिया के साथ काई कबीले आती है और कालीनों की बुनाई देखने की बात करती है। सब खवातीन शक्ज़दा होती हैं, लेकिन फिर सैलजान खातून उसे अपने साथ आने को कहती हैं, तो सब खवातीन सैलजान खातून के साथ चल पड़ती हैं। फिर जब बाला खातून मारी को कबीले से रुखसत करने आती हैं और रुखसत करके वापस चली जाती हैं, तो मारी और कॉर्नेलिया वापस जा रहे होते हैं। तब मारी कॉर्नेलिया से कहती है कि अब हम लोग इनके कालीन खरीदेंगे ताकि इन लोगों को हम पर यकीन हो जाए और हमारा इस कबीले में दाखिल होना आसान हो जाए। तभी उनके निकलने से पहले तुर्गुत बे अपने साथियों के साथ काई कबीले में दाखिल होते हैं और उनकी मुलाकात मारी से होती है। तुर्गुत बे मारी से पूछते हैं कि आपने उस दिन मेरी मदद क्यों की थी। तो मारी जवाब देती है कि एक बार आपने सांप से मेरी जान बचाई थी, अब मैंने आपकी मदद करके हिसाब पूरा कर दिया। ये कहकर मारी चली जाती है और तुर्गुत बे कबीले के अंदर चले जाते हैं। उस्मान बे एक मंसूबा बंदी के तहत पापास ग्रेगर को रोगाटोस के पास पहुंच जाते हैं और जब रोगाटोस पापास ग्रेगर से उस कीमती चीज़ के बारे में पूछता है तो पापास ग्रेगर इनकार कर देते हैं। तब रोगाटोस उनकी गर्दन पर खंजर रख देता है और उन्हें मारने की धमकी देता है। तभी उस्मान बे और उनके साथी वहां पहुंच जाते हैं और रोगाटोस से पापास ग्रेगर को छुड़ा लेते हैं और रोगाटोस पीछे हट जाता है और वापस चला जाता है। तब उस्मान बे पापास ग्रेगर से कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं तुम्हें जितनी बार मर्जी कह दूं, लेकिन जब तक तुम खुद से महसूस नहीं करते कि तुम्हारी जान मेरे कबीले के अलावा कहीं और महफूज नहीं, तब तक नहीं मानोगे। इसलिए मैंने ये सब होने दिया। अब तो तुम जान ही चुके हो, तो अब क्या राय है इस बारे में? पापास ग्रेगर भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ये सच में मेरे मुंह पर तमाचा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। फिर वो भी उस्मान के साथ कबीले वापस चले जाते हैं और ये सब होता हुआ बहादुर चुप कर देख रहा होता है, क्योंकि वो पापास ग्रेगर को मारने के लिए आया होता है, लेकिन मार नहीं पाता। तुर्गुत बे जानबूझकर कारवां ले जाने का नाटक करते हैं और कातलान खुद ही उन्हें रोककर कारवां लूटने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं। वो असल में तुर्गुत बे की ही साजिश होती है कातलान्स को मारने की। हमले में काफ़ी लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और तुर्गुत बे और अंसाल्मो का कड़ा मुकाबला होता है। कातलान्स के आदमी मारे जाने के बाद अंसाल्मो को जख्मी हालत में लेकर उसका खास आदमी डेगू भाग जाता है। बाकी आदमियों की लाशें सवारियों पर लाद कर तुर्गुत बे उस्मान बे के पास काई कबीले जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। सोगुट में उस्मान बे पापास ग्रेगर को लेकर जाते हैं तो शेख इदाब अली उनको पूरे दिल से खुशामदीद कहते हैं और फिर पापास ग्रेगर सोगुट के लोगों को एक भाषण देते हैं जिसमें तुर्कों की हिमायत में बोलते हैं। बहादुर छुपकर उन पर तीर से निशाना लगाए मौके के इंतजार में होता है और जैसे ही मौका मिलता है तो बहादुर पापास ग्रेगर पर तीर चला देता है और वो तीर उनके सीने में जा लगता है और पापास ग्रेगर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। उस्मान बे और एंड्रियास जल्दी से उनके पास आ जाते हैं और उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले जाते हैं, जहां कुमराल अब्दाल उनके जख्म पर मरहम पट्टी करते हैं। तभी उस्मान बे कमरे से बाहर चले जाते हैं और उनका एक आदमी आकर खबर देता है कि रोगाटोस का काफिला अक्कासु सड़क से गुजरेगा। अब क्या पापास ग्रेगर बच जाएंगे?
और क्या उस्मान रोकाटोस का काफिला लूटने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कुर्रुस उस्मान सीजन 3।